Assalamu alaikum and welcome. As you can see, this presentation of environmental chemistry is submitted by Mariam Ghafoor, and I think she in the morning session she has added some good pictures from the internet which will be helpful in describing the topic assigned to her. So in this presentation, we will discuss about atmosphere in detail, that is the composition of the atmosphere, importance of the atmosphere, and structure of the atmosphere. We will go through these topics one by one. So first, we will discuss composition of the atmosphere. Before we go to the composition, we will look at briefly what is atmosphere. Atmosphere is defined as the area of air and gas enveloping objects in space like stars and planets or the air around any location. अच्छा एटमॉस्फेयर के मतलब पिछले टॉपिक में भी हमने काफ़ी डिटेल में स्टडी किया था, ठीक है। और उसमें अब हम इसमें इस तरह से देखेंगे कि एटमॉस्फेयर जो है उसकी पर्टिकुलरली कंपोजिशन क्या है, ठीक है, और एटमॉस्फेयर कितने एरिया को कवर करता है। एन एग्जांपल ऑफ एटमॉस्फेयर इज द ओजोन एंड अदर लेयर्स व्हिच मेक अप द अर्थ स्काई एज वी सी इट। अब ये जो आसमानी रंग हम जिसे बोलते हैं, तो ये भी एटमॉस्फेयर में मौजूद जो डिफरेंट गैसेस हैं उनकी कंपोजिशन की वजह से आसमान हमें नीला नज़र आता है, जिसे हम कहते हैं लाइट ब्लू, ठीक है। एन एग्जांपल ऑफ एटमॉस्फेयर इज द एयर एंड गैसेस कंटेन्ड इनसाइड अ ग्रीन हाउस, ठीक है। यानी एटमॉस्फेयर को आप किस तरह से कंसिडर कर सकते हैं कि हमारे पास एक ग्रीन हाउस है और उसके अंदर हमने गैसेस को एंट्रैप कर दिया है, जस्ट लाइक अर्थ के ऊपर जो पोर्शन एटमॉस्फेयर का है, ठीक है, उसमें जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसको एंट्रैप किया जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर। द एटमॉस्फेयर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ। और हम एटमॉस्फेयर को किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, दैट दिस इज अ लेयर ऑफ गैसेस। और उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से गैसेस की कंपोजिशन है। और ये वाली गैसेस कौन सी हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन, आर्गन एंड अदर गैसेस, ठीक है। एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर विच इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, दिस इज वाटर वेपर। तो ये पिछले लेक्चर में मेजर जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं एटमॉस्फेयर के, उसमें हमने इनकी कंपोजिशन को भी तफसील से डिस्कस किया था। अगेन कंपोजिशन में देखिए मेजर कंस्टिट्यूएंट्स हैं, माइनर कंस्टिट्यूएंट्स हैं, ट्रेस कंस्टिट्यूएंट्स हैं। तो अगर किसी बच्चे ने इसके मतलब पढ़ना है तो पिछला लेक्चर देखे, ठीक है, विच इज़ फोर्थ लेक्चर ऑन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, और उसमें हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था। सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट हियर। ये फिर वही कंपोजिशन जो है इसको परसेंट बाय वॉल्यूम में, दिस इज एक्चुअली अ गुड एक्सप्लेनेशन। इसमें फिर वही मेजर कंस्टिट्यूएंट्स जो हैं वो दिए गए हैं, नाइट्रोजन है आपके पास, ऑर्गन है, ऑक्सीजन 21% है, ठीक है। अगेन ये मेजर कंपोनेंट्स की परसेंट बाय वॉल्यूम के लिहाज से परसेंटेज दी गई है। फिर ये ट्रेस गैसेस हैं विच आर प्रेजेंट, ये वाटर वेपर्स फिर ये मेजर कंपोनेंट्स में आ जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद गैशियस कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय परसेंट, ये भी हमारा डिस्कस किया हुआ है। एनीवेज, दिस इज अ गुड पिक्चर। So now we will discuss the density of the atmosphere. This is important, ठीक है। यहाँ से as altitude increases, the amount of gas molecules in the air decreases. The air becomes less dense than air nearer to the sea level. तो जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं, because the number of gas molecules they are becoming less in number, their number decreases. That is why density also decreases as we move from sea level to the high altitude in the atmosphere.
Pressure drop from 1 atmosphere at sea level to 3 into 10 raised to power minus 7 atmosphere at 100 kilometer above the sea level, while temperature varies from -92 टू 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब जैसे ही हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं सी लेवल से, तो सी लेवल के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर, जो कि हम बैरोमीटर से मेजर करते हैं। ठीक है, और जब हम 100 किलोमीटर पे पहुंच जाते हैं, विच इज़ क्वाइट अलॉट, ठीक है, सी लेवल से 100 किलोमीटर तक, तो प्रेशर जो है वो ड्रॉप कर जाता है 3 इंटू 10 रेज टू पावर -7, और अबव द सी लेवल जबकि टेम्परेचर जो है वो वेरी करता है, ओ वाओ, -92 टू 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो टेम्परेचर में जो वेरिएशन है वो इतनी रेगुलर नहीं है। एज वी मूव from sea level to the higher parts of the atmosphere, we will see shortly. The total mass of the atmosphere is approximately 5.14 into 10 raised to power 15 metric tons, which is roughly 1 millionth of Earth's total mass. So now we will discuss the importance of the atmosphere. Earth atmosphere plays a vital role in sustaining the life on the Earth planet by acting a protective blanket that supports the life on Earth. ये पिछले लेक्चर में हमने काफ़ी तफसील से इसको डिस्कस किया था। अब इसमें चूँकि मेजर कंपोनेंट है ऑक्सीजन, सो इट इज़ अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। ऑक्सीजन जो है नीडेड फॉर रेस्पिरेशन. Nitrogen is also an inert gas that reduces the amount of oxygen available for oxidation of natural minerals, thus restricting the combustion of flammable material and corrosion of metal. So this point is very, very important, and this is the new point which is added in this presentation. Oxygen, we all know that this is used for respiration. अब सवाल ये पैदा होता है कि कुदरत ने नाइट्रोजन की मिकदार ऑक्सीजन से ज़्यादा क्यों रखी है। ठीक है, नाइट्रोजन जो है वो इनर्ट गैस होती है, इससे ऑक्सीजन अवेलेबल ऑक्सीजन की अमाउंट और कम हो जाती है। ऑक्सीजन जो है वो जलने में मदद देती है, तो ऑक्सीजन की मिकदार अगर ज़्यादा हो तो क्रूजन ऑफ मेटल्स बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, और इस तरह लाइफ का सस्टेनेंस अर्थ के ऊपर पॉसिबल ना हो। तो इसलिए कुदरत ने नाइट्रोजन की मिकदार ज़्यादा रखी है, क्योंकि ये इनर्ट गैस है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को कम करती है, और इससे क्या होता है कि जो कंबस्चन है फ्लेमेबल मटेरियल की वो बहुत कम हो जाती है, और इसके अलावा ऑक्सीडेशन एंड फ्यूजन ऑफ मेटल जो है वो भी डिक्रीज होती है। नाइट्रोजन इज ऑल्सो यूज्ड बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस कंपाउंड्स दैट आर यूजफुल फॉर प्लांट ग्रोथ। सो दिस पॉइंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया यूज करते हैं प्लांट ग्रोथ के लिए, यूजफुल मटेरियल प्रोड्यूस करने के लिए। Plants that perform photosynthesis take up carbon dioxide from the air and release the oxygen. So all these gases which are performing important parts in order to sustain life on earth, all these gases, they are present in the atmosphere. So atmosphere is very important, actually indispensable for the sustenance of life on earth. ठीक है, तो अब प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, दे टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड, और वो एटमॉस्फेयर से लेते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, इसलिए प्लांट्स को हम ऑक्सीजन पॉकेट्स भी बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स एक्ट एज ग्रीन हाउस गैसेस दैट कीप द अर्थ सफिशिएंटली वार्म टू मेंटेन लाइफ। इसका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स का अपना एक रोल है, ये ग्रीन हाउस गैसेस के तौर पे इम्पैक्ट करते हैं, और अगर ज़मीन के ऊपर देखें बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाए तब भी जीना मुश्किल है। तो ग्रीन हाउस इम्पैक्ट जो है, जो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से है, विच आर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, दे कीप द अर्थ सफिशिएंटली वार्म टू मेंटेन लाइफ. Water vapors in the air is the part of water cycle that produce precipitation such as rain and snow that replenish the moisture in the soil. So water vapors, they are part of hydrological cycle. ठीक है, तो अब प्रेसिपिटेशन से यहाँ सब पे मुराद है कि रेन और स्नो, वाटर वेपर रेन और स्नो में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो जब रेन नीचे आती है तो ये रेप्लिश कर देती है मॉइस्चर जो कि सॉइल से इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स ले ली जाती है। वाटर वेपर्स आल्सो प्रिवेंट लिविंग टिश्यूज फ्रॉम ड्राइंग अप। So this is the water cycle, right? So water is collected in the form of vapors from the water bodies, and then it is
it goes to the atmosphere and here it condenses, ठीक है, वाटर वेपर आपस में मिलते हैं, पानी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जब वो पानी की फॉर्म में क्लाउड्स वाटर वेपर्स को सहार नहीं पाते तो वो नीचे दोबारा बारिश बन के बरसता है पानी. सो दिस इज वाटर साइकिल. गुड. यस. As the basic part of hydrological cycle, the atmosphere transfer water from ocean to land, thus acting as a condenser in vast solar powered mill. The atmosphere has been used as a dumping ground, yes, for many of the pollutants ranging from sulfur dioxide to refrigerants, freon particles that cause damage to vegetation and other material, shorten human life and alter the characteristics of atmosphere itself. तो जिस तरह से देखें ज़मीन के ऊपर जो वेस्ट मटेरियल है उसको डंप किया जाता है, इसी तरह बहुत सारी ऐसी गैसेस हैं जो जिनका ज़्यादा मिकदार में अगर वो बायोस्फीयर में हों तो वो हार्मफुल हैं. तो एटमॉस्फेयर जो है डंपिंग स्टेशन के तौर पर एक्ट करता है हार्मफुल गैसेस के लिए, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, रेफ्रिजरेंट्स हैं, उनको ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है. ऑल्दो इससे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर तो इंक्रीज करता है ना, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है. एनीवेज, लेकिन फिर भी ये डंपिंग स्टेशन है फॉर हार्मफुल गैसेस. उसमें ओजोन भी शामिल है, उसमें फ्रीऑन पार्टिकल्स भी शामिल हैं. Freon is a common component in the modern refrigerant. This compound is used for heat transfer to keep the internal compartment of your refrigerator cool and ensure that your food is kept at the proper temperature. तो ये फ्रीऑन्स यूज़ होते हैं. अब फ्रीऑन्स एक्चुअली जब रेफ्रिजरेटर के अंदर यूज़ होते हैं तो वो क्लोरीन प्रोड्यूस करते हैं, और वो क्लोरीन अगर एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाए तो एक क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है वो 10,000 ओजोन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर सकता है. तो सो यू कैन इमेजिन कि किस तरह से ये जो रेफ्रिजरेंट है विच इज़ फ्रीऑन, किस तरह से ये ओजोन लेयर को डैमेज करने का बायस बन सकता है, और जिससे हार्मफुल रेज जो हैं वो ज़मीन तक पहुंच सकती हैं. Several regions of atmosphere exert their protective effect from a distance. Okay, the atmosphere absorbs most of cosmic rays from outer space and protects organism from their effects. Yes, atmosphere cosmic rays को अपने अंदर absorb करती है. It also absorb most of electromagnetic radiation. ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि 300 नैनोमीटर से बिलो यूवी लाइट को ये absorb करती है, जबकि 300 से 2500 नैनोमीटर और रेडियो वेव्स को ये आने देती हैं, जो कि हार्मफुल नहीं होती. अब इसी तरह ओजोन लेयर भी यूवी रेडिएशन को बिलो 300 नैनोमीटर एब्जॉर्ब कर लेती है, और ये टिश्यू डैमेजिंग रेज होती हैं जिसको ओजोन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, विच इज़ द पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर. तो इस तरह से जो सेवरल रीजन है एटमॉस्फेयर के जो कि अपना प्रोटेक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे होते हुए भी ज़मीन के पे मौजूद ऑर्गेनिजम्स पे अपना प्रोटेक्टिव इन्फ्लुएंस ये डालते हैं. Furthermore, because it absorbs much of IR radiations by which absorbed solar energy is re-emitted to space, the atmosphere stabilizes the Earth's atmosphere. Yes, Earth's temperature को ये stabilize करती है. यानी IR radiations जो सन से ज़मीन तक पहुँचती हैं उनको भी absorb करती है, और फिर जो IR radiation ज़मीन से वापस पलटती हैं उनको ये absorb करके आउटर स्पेस में फेंकती है. ठीक है, जिससे क्या होता है कि अर्थ का टेम्परेचर नॉर्मल रखने में मदद मिलती है. ओके, mesosphere, this is the part of atmosphere. In this lecture ahead we will also discuss in detail about different parts of the atmosphere. Different parts हम study करेंगे, जिसमें से एक part जो है वो mesosphere है. इसमें क्या होता है, millions of comets burn up daily, protects the earth's surface from being continually bombarded by these falling objects. अब comets क्या होते हैं, शहाबिये, उर्दू में शहाबिये. ठीक है, अब ये वाले कॉमेट्स जो हैं आउटर स्पेस से जिसे कहते हैं सितारा टूटना, वैसे हम कहते हैं, और आमतौर पे ये भी इसमें कोई सच्चाई तो नहीं है कि जब आपको वो सितारा टूटता हुआ नज़र आए तो कोई विश मांगनी चाहिए. ये सारा हिंदुवाना कल्चर है, इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है. एंड एज वी मुस्लिम्स वी नो
वैसे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हदीस में तो जो आता है कि जब ये सितारे टूटते हैं तो एक्चुअली जो शैतान हैं वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए सीढ़ी बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि वो आसमान के करीब पहुंच सके और अल्लाह ताला और फरिश्तों के दरमियान जो है यानी बातें सुन सकें। तो उन वो जब फिर आसमान के करीब पहुंचने लगते हैं ये शयातीन ये जिन, तो फिर वो सितारा टूट के इनके लगता है और उनकी सीढ़ी वो टूट जाती है। ठीक है, तो ये इस्लाम में तो इसकी ये हकीकत बताई गई है। एनीवेज, तो अब ये कॉमेट्स अगर आपने पिक्चर्स में भी देखा हो तो वो जब नीचे की तरफ गिरता है तो वो रगड़ खाता है हवा के साथ। ठीक है, स्पेस में तो चूंकि हवा नहीं होती तो वो सीधा आता है, जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में आता है एटमॉस्फेरिक बाउंड्री में चूंकि हवाएं होती हैं, गैसेस होती हैं, तो वो उन गैसेस के साथ जब रगड़ खाता है तो वो जलता हुआ नजर आता है। ठीक है, और मतलब वो इतनी जोर से वो रगड़ खाता है कि वो खत्म हो जाता है जलते जलते जमीन पर पहुंचने से पहले ही। तो दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ एटमोसफियर। द एटमोसफियर इज प्लेइंग इट्स रोल इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, किस तरह से कि वो कॉमेट्स को जमीन तक पहुंचने से पहले ही बर्न अप कर देता है। तो अगर ये ना करे और इस तरह से हजारों सैकड़ों ये पहुंचे तो जमीन पे लाइफ जो है वो तो तबाह हो जाए ना। इसी तरह मैग्नेटोस्फीयर है, ये भी एक एटमॉस्फेयर का पार्ट है विच एक्सटेंड्स वेल बियॉन्ड द एटमॉस्फेयर, जो कि लास्ट वाली बाउंड्री है एटमॉस्फेयर की। और दिस आल्सो प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम डैमेजिंग। Right. Now we have the layers of atmosphere. As you can see, this is troposphere, which is the lowest layer. Then stratosphere. Then we have mesosphere. Then we have thermosphere, and this is the exosphere. So we will discuss in detail troposphere, stratosphere, mesosphere, and then thermosphere. Let's see. Ah, she has added this a good picture. Now the first part of atmosphere, which is troposphere. Ah, yeah, I like that. So here you can see troposphere. ठीक है, दिस इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। हम कह सकते हैं ये एटमॉस्फेयर का लोएस्ट पार्ट है और जिसमें आप देख सकते हैं क्लाउड्स एग्जिस्ट करते हैं, एरोप्लेन्स चलते हैं। सो दिस इज ट्रोपोस्फियर। दिस इज द लोएस्ट एंड थिनेस्ट लेयर। 70% ऑफ एटमॉस्फेरिक मास इसमें होता है ट्रोपोस्फियर में, 70%। टेम्परेचर डिक्रीजेज विद altitude. द एवरेज टेम्परेचर ड्रॉप फ्रॉम 15 डिग्री सेंटीग्रेड एट सी लेवल टू -56.5 डिग्री एट 11 किलोमीटर अबव सी लेवल। ठीक है, तो इसमें एक तो ये 70% एटमॉस्फेयर का मास ये ट्रोपोस्फियर कॉन्स्टिट्यूट करता है और इसमें नेगेटिव टेम्परेचर लैप्स होता है। टेम्परेचर लैप्स को हम आगे जाके भी डिटेल से स्टडी करेंगे। तो नेगेटिव टेम्परेचर लैप से मुराद ये है कि जैसे ही हम ट्रोपोस्फियर में ऊपर की तरफ मूव करते हैं टेम्परेचर डिक्रीज करता है। ठीक है, यानी अगर सी लेवल पे टेम्परेचर 15 डिग्री है तो ट्रोपोस्फियर में 11 किलोमीटर तक टेम्परेचर जो है 56.5 डिग्री तक ड्रॉप कर जाएगा। Mixing of air molecules due to their constant movement keeps the composition of gases more or less homogeneous throughout the troposphere. तो इसमें जो है एयर की मूवमेंट काफी ज्यादा होती है। ठीक है, और एयर की मूवमेंट ज्यादा होने की वजह से गैसेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। इस वजह से क्या होता है कि इसकी डेंसिटी भी यूनिफॉर्म ही होती है और होमोजीनियस बनाती है ट्रोपोस्फियर को। द ट्रोपोस्फियर contains 99% of water vapors in atmosphere. बाउंड्री बिटवीन द ट्रोपोस्फियर एंड द स्ट्रेटोस्फियर, दिस इज कॉल्ड ट्रोपोपास। इसको हम अभी स्टडी करते हैं। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि ट्रोपोस्फियर के ऊपर एटमॉस्फेयर का जो दूसरा हिस्सा है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। तो अगर फॉर एग्जांपल ट्रोपोस्फियर यहाँ पर खत्म हो रहा है तो ये वाली बाउंड्री बिटवीन ट्रोपोस्फियर एंड ऊपर स्ट्रेटोस्फियर है, तो उसको हम ट्रोपोपास बोलते हैं। आगे जाके इस प्रेजेंटेशन में तस्वीरों के जरिए बड़े अच्छे तरीके से ट्रोपोपास को मजीद एक्सप्लेन किया गया है। अच्छा जी, तो मोस्ट वाटर वेपर एवेपोरेट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ एंड आर फाउंड इन लोअर ट्रोपोस्फियर। ठीक है, यानी अब ट्रोपोस ये जमीन है। ठीक है,
और फिर बायोस्फीयर के साथ ही यहाँ पर ये ट्रोपोस्फीयर एटमॉस्फेरिक का पार्ट शुरू हो जाता है, तो ज़्यादातर वाटर वेपर इसी में होते हैं। मोस्ट ऑफ द वेदर अकर इन ट्रोपोस्फियर। अब ये जो आंधियां चलती हुई, तेज हवाएं, बारिश, बादल, वो सारे ट्रोपोस्फियर में होते हैं, एटमॉस्फेयर के ऊपर वाले हिस्सों में नहीं होते। एयर इज फार फ्रॉम यूनिफॉर्मिटी विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी एंड टेम्परेचर। डेंसिटी डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीज ऑल्टीट्यूड। अच्छा, अब ये जो लोअर ट्रोपोस्फियर है उसमें तो डेंसिटी जो है एयर की यूनिफॉर्म होती है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ मूव करते जाते हैं तो डेंसिटी में फर्क आता जाता है और टेम्परेचर में भी। डेंसिटी डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड। जैसे ही हम ट्रोपोस्फियर में ऊपर की तरफ मूव करते हैं, ऑल्टीट्यूड, हायर ऑल्टीट्यूड की तरफ, तो गैसेस की कंपोजिशन कम होती जाती है, गैसेस की मिकदार कम होती जाती है, और जाहिर है फिर डेंसिटी उसकी डिक्रीज होती जाएगी। द टेम्परेचर इन द ट्रोपोस्फियर फॉल्स ऑफ यूनिफॉर्मली विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड। अच्छा, अब ट्रोपोस्फियर में ये होता है, नेगेटिव टेम्परेचर लैप्स होता है, जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। अच्छा, अब ये देखें डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर शोइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव लैप्स रेट। ठीक है, अब हम दोनों इन तस्वीरों को साइड बाय साइड स्टडी करते हैं। जो पहला कंपोनेंट है उसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। ठीक है, और ट्रोपोस्फियर में अगर आप देखें तो यहाँ से टेम्परेचर ज़्यादा सही से एक्सप्लेन हो रहा है। ऑल्दो दिस पिक्चर इज ऑल्सो गुड, लेकिन अगर हम इधर से देखें, ये हमारे पास है ट्रोपोस्फियर। ठीक है, और ट्रोपोस्फियर जो है उसमें टेम्परेचर जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये नेगेटिव टेम्परेचर लैप्स है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। ये आप देखें यहाँ पर इस एक्सिस पे टेम्परेचर इन सेल्सियस लिया गया है, तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, यानी +10 से 0, फिर -10, -30, -50, यहाँ तक कि हम ट्रोपोपास पे पहुंच जाते हैं, विच इज द बाउंड्री सेपरेटिंग स्ट्रेटोस्फियर एंड ट्रोपोस्फियर। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव टेम्परेचर लैप्स। ठीक है, ट्रोपोस्फियर में नेगेटिव टेम्परेचर लैप्स होता है, और जैसे ही हम स्ट्रेटोस्फियर में पहुंचते हैं और ऊपर बुलंदी की तरफ मूव करते हैं तो टेम्परेचर दोबारा से इंक्रीज करना शुरू कर देता है। यू कैन सी, अगर यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल -60 से ट्रोपोपास पे स्टार्ट हो रहा है, तो जो स्ट्रेटोस्फियर का एंड है यहाँ पर स्ट्रेटोपास तक, ठीक है, वहां पर आप देखें टेम्परेचर -10 है, तो ये -60 से ये -10 तक फॉर एग्जांपल, तो ये इसको बोलेंगे पॉजिटिव टेम्परेचर लैप्स के बुलंदी ऊपर की तरफ जाते हुए टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। फिर क्या है, अब ये स्ट्रेटोपाज है। ठीक है, स्ट्रेटोपाज जो है वो स्ट्रेटोस्फियर और मीजोस्फियर को जो बाउंड्री सेपरेट करती है उसको हम स्ट्रेटोपाज बोलते हैं, और इसमें फिर नेगेटिव टेम्परेचर लैप्स है। ठीक है, यानी यहाँ से टेम्परेचर कम होते होते, यानी फॉर एग्जांपल -10 से ये यहाँ पर -90 डिग्री सेल्सियस पे ये खत्म होता है। और वो वाली बाउंड्री जो कि मीजोस्फियर को ये थर्मोस्फियर विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फियर सेपरेट करती है, उसको हम बोलते हैं मीजोपॉज, उसको मीजोपॉज बोलते हैं। और मीजोपॉज के ऊपर थर्मोस्फियर शुरू होता है, और थर्मोस्फियर में दोबारा पॉजिटिव टेम्परेचर लैप्स है। so hope you people have understood this, so this is important. You have to remember the region, that is there are 4 regions, और हर region में temperature lapse positive है या negative, आपको ये बात याद रखनी है। okay, the change of temperature with height, this is called lapse rate. height के साथ temperature का change होना lapse rate कहलाता है। the decrease of temperature with increasing altitude in troposphere, this is called negative lapse rate, as I have already told you. Transition from negative to positive lapse rate at tropopause is called the temperature inversion. Yes, this is also an important definition कि अब ट्रोपोपाज में जो इन्वर्जन होता है, ठीक है, देखें ये यानी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। अब ट्रोपोपाज मार्क्स, यहाँ पे ट्रोपोपाज मार्क कर रहा है, बाउंड्री बना रहा है, ठीक है, और इसके बाद क्या है कि टेम्परेचर जो है यहाँ से कम हो रहा था और यहाँ पर ये बढ़ना शुरू कर दिया, तो ये टेम्परेचर की ट्रांजिशन हो गई, चेंज हो गई, यानी पहले टेम्परेचर जो है वो कम हो रहा था और फिर टेम्परेचर बढ़ने लग गया।
तो इस बात को कि ट्रोपोस्फियर में तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा था, लेकिन ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था आल्टीट्यूड के साथ, और स्ट्रेटोस्फियर में आल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करने लग गया। इसको बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन। ट्रोपोस्फियर के अंदर देखें टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है आल्टीट्यूड के साथ, लेकिन स्ट्रेटोस्फियर में आल्टीट्यूड के साथ यानी आल्टीट्यूड इंक्रीज होने के साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। तो इसको बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। नाउ वी विल डिस्कस स्ट्रेटोस्फियर। अब हम स्ट्रेटोस्फियर को डिस्कस करेंगे, एंड दिस इज द सेकंड लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। The region above the tropopause, this is called stratosphere. It is quiescent layer having positive lap state, ये हम स्टडी कर चुके हैं. The temperature increase with increase in altitude until 50 kilometer with a maximum of -2 degree centigrade at upper limit of stratosphere. Temperature increases in this region due to ozone which absorb solar UV radiation. तो ये इसमें एक नई बात है कि इस रीजन में टेम्परेचर क्यों बढ़ता है कि इस रीजन में स्ट्रेटोस्फियर के रीजन में एटमॉस्फेयर यूवी रेडिएशंस, जो ओजोन है वो स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है और ओजोन यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से इस हिस्से का टेम्परेचर बढ़ता है और ये पॉजिटिव लैब स्टेट होता है। ओजोन इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फियर दैट फॉर्म अ प्रोटेक्टिव शील्ड. The air in this region is dry and clouds in troposphere normally do not penetrate it. Okay. This region reflects sound waves from Earth's surface back into the environment. अब ये region जो है sound waves को, ठीक है, वो reflect कर देती हैं कि वो ज़मीन तक ही रहे, outer space को तंग ना करें. Stratosphere is second transition layer and is relatively warmer. Because of the slow mixing in the stratosphere, the residence time of molecules or particles in this region are quite long. अब इसमें चूंकि एयर की इतनी मूवमेंट नहीं होती, ठीक है, एयर वैसे ही इसमें कम होती है, डेंसिटी जैसे ही हम आल्टीट्यूड की तरफ मूव करते हैं कम होती जाती है, तो जो रेजिडेंस टाइम है मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स का, अगर कोई मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स हम इसमें कोई पोल्यूटेंट इसमें इंजेक्ट करेंगे तो उसके जो ग्लोबल हैजर्ड्स हैं वो उनका इम्पैक्ट काफ़ी देर तक बायोस्फीयर के ऊपर रहेगा, ठीक है, यानी ज़मीन को वो ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं अगर कोई पोल्यूटेंट्स स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर इंजेक्ट किए जाएं. ओके. ओजोन लेयर ऑल्सो सर्व सोर्स ऑफ हीट फॉर सेपरेटिंग द क्वाइसेंट स्ट्रेटोस्फीयर फ्रॉम द टर्बुलेंट ट्रोपोस्फीयर, ठीक है. अब ओजोन लेयर जो है वो भी स्ट्रेटोस्फीयर जो कि ज़रा क्वाइसेंट है यानी क्वाइट पार्ट है, और ट्रोपोस्फियर जो है टर्बुलेंट पार्ट है. टर्बुलेंट इसलिए कि इसमें ज़ाहिर गैसेस ज़्यादा मिकदार में है, एयर का फ्लो भी ज़्यादा है, तो ज़्यादा नॉइजी आप कह सकते हैं, ठीक है. तो ओजोन लेयर जो है वो भी सेपरेट करती है स्ट्रेटोस्फियर को ट्रोपोस्फियर से. द रीजन इमीडिएटली अबव द stratosphere above 50 kilometer is called stratopause which is second transition layer, ठीक है. अब ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, दो रीजन्स को जो जो लेयर सेपरेट कर रही हैं. एक पहले ट्रोपोपास था हमारे पास, अब दूसरा स्ट्रेटोपास है, राइट. तो जो स्ट्रेटोपास है वो स्ट्रेटोस्फियर को, जो इससे ऊपर वाला एटमॉस्फेयर का हिस्सा है, उससे सेपरेट करता है. Now the next part which is above stratosphere, this is mesosphere. अच्छा, ये एक अच्छी पिक्चर दी गई है, ठीक है. यू कैन सी दिस इज स्ट्रेटोस्फियर. स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर ये स्ट्रेटोपाज आ जाता है विच इज सेपरेटिंग स्ट्रेटोस्फियर फ्रॉम मेसोस्फियर, ठीक है. और मेसोस्फियर के ऊपर ये मेसोपाज है. मेसोपाज जो है वो मेसोस्फियर को थर्मोस्फियर से सेपरेट करता है. अब इसमें ये टेम्परेचर लैब जो है वो भी दिया गया है. अब इसमें देखें कि ये जो हमारे पास मीजोस्फियर हैं, इसमें टेम्परेचर -15 डिग्री सेल्सियस से जा रहा है -90 डिग्री सेल्सियस. तो इससे भी पता चल रहा है कि टेम्परेचर जो है जैसे ही हम आल्टीट्यूड की तरफ जा रहे हैं तो डिक्रीज हो रहा है. तो इसका मतलब ये नेगेटिव टेम्परेचर लैप्स है.
Mesosphere is the region above the stratosphere where temperature decreases with height. It exhibits a negative temperature lapse. This decrease in temperature is due to low level of ozone and other UV absorbing species in this region. ठीक है, डिक्रीज इन टेम्परेचर क्यों है? ओजोन लेवल लो है। जो पिछला हिस्सा था उसमें ओजोन लेवल हाई था। इसका मतलब कि जो ओजोन है, दिस इज मेनली the reason of increasing and decreasing temperature in the atmosphere. The average temperature decreases to 92 degrees centigrade at an altitude of around 85 to 90 kilometer. Mesopause is the top of mesosphere, which is the coldest temperature in the atmosphere, about minus 100 degree centigrade. तो mesopause जो है, this is the coldest region, ठीक है। और mesopause, this is the temperature transition layer, as I have already said, between mesosphere and thermosphere. Now we have the last part, which is thermosphere, ठीक है। और इसकी altitude कितनी है? 87 किलोमीटर से 400 किलोमीटर। अच्छा जी, अब इसमें फिर वही आ जाता है जो थर्मोस्फियर है, इसमें फिर पॉजिटिव टेम्परेचर लैप्स आ जाएगा, ठीक है, थर्मोस्फियर के अंदर, राइट। तो इसमें thermosphere is the region above the mesosphere. The temperature in the thermosphere increase with increasing height, so there is positive temperature lapse. Maximum attainable temperature 1200 degrees Celsius है, but there are not many molecules in this layer. Atmospheric gases, oxygen and nitric oxide, in this region absorb solar radiation and undergoes ionization. Wow. तो इसमें जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं, ये सोलर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती हैं और उससे वो आयंस में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। यानी उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं और वो पॉजिटिव आयंस बनाती हैं। तो जो रीजन है 50 से 100 किलोमीटर का रीजन, ठीक है, इसको हम इस वजह से आयनोस्फीयर भी बोलते हैं, राइट। तो इसमें आयंस होते हैं, यानी O2 प्लस मॉलिक्यूलर फॉर्म में आयंस एग्जिस्ट करते हैं, O प्लस एटॉमिक फॉर्म में भी NO प्लस, और फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें होते हैं। एयर बिकम लेस एंड लेस डेंस एज वी रीच स्पेस, सो वी नो दिस, एज वी मूव अबव एयर बिकम less and less dense. So hope you people have enjoyed this lecture. This is actually a very interesting lecture. This is the last slide. ये lecture कुछ ज़्यादा लंबा हो गया है। Anyways, let's see. इसके अंदर actually this is just you know an overview. तो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें हाइट दी गई है, रीजन्स दिए गए हैं एटमॉस्फेयर के, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर एंड थर्मोस्फियर, टू विच एक्सटेंट दे एक्सटेंड, टेम्परेचर रेंज इसकी क्या है, और जो केमिकल स्पीशीज इसके अंदर प्रेजेंट हैं वो कौन सी हैं। सो दिस वाज अबाउट टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।